Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्क्रीट स्टार्ट कर दिया था और हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने उससे पहले मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट से पहले का पूरा पोर्शन कर लिया था। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट से आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ लिया था। अब उसके आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह देख लेते हैं। अब ये है मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है। मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट का मतलब होता है कॉन्क्रीट अपनी एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ को अचीव कर ले। क्या अचीव कर ले? सफिशिएंट स्ट्रेंथ, यानी कि हम लोग फोम वर्क को वहाँ से रिमूव, फोम वर्क या शटरिंग को जब रिमूव कर सकें, उसको उस पीरियड को क्या बोलते हैं? मैच्योरिंग पीरियड। या उसके बाद जैसे मैच्योर हो जाएगा उसके बाद हम लोग वो हटा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स ऑन बोथ पीरियड ऑफ क्योरिंग दैट इज एज एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग। मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। टाइम इनटू टेम्परेचर, यानी कि इसकी यूनिट हो सकती है या तो डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर आपको रखना है डिग्री सेल्सियस में और टाइम रखना है या तो आप डेज में या आवर्स में रख सकते हैं। और टेम्परेचर जो है, मान लो इस कोई भी टेम्परेचर दे, आपको उसमें 11 डिग्री और जोड़ना है, यानी कि जो डेटम टेम्परेचर है वो आपका होता है -11 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि हाइड्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है -11 डिग्री सेल्सियस पे। इट इज मेजर्ड इन डिग्री आवर्स, डिग्री सेल्सियस आवर्स और in degree Celsius days. The maturity of concrete is defined as the summation of product of time and temperature. एग्जाम्पल देखो, अगर आपको 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है और टाइम दे रखा है 28 डेज, तो आपका जो मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट है वो कितना आएगा? तो 28 इंटू 24, ये किसके लिए करा है? आवर्स में आया है। देखो आंसर जो आवर्स में, अगर मेरे को डेज में चाहिए होता तो मैं ये 24 काम में नहीं लेता, मैं सिर्फ इसको 28 ही रहने देता। फिर टेम्परेचर दे रखा है 27, तो 27 माइनस डेटम टेम्परेचर, और डेटम वाला कितना? -11, तो टोटल कितना हो जाएगा? 27 + 11 यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 25536। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट में आपको जो नॉर्मल टेम्परेचर दे रखा है, नॉर्मली आप उसी टेम्परेचर में 11 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो, ठीक है। माइनस माइनस का लफड़ा इतना भूल जाओ, 11 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दो तो हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल एसएससी में पूछा जाता है, 2-3 बार पूछ लिया गया। इसके बाद देखते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, इंपॉर्टेंट चीज है। तो वाटर सीमेंट रेशियो वैसे हमने सीमेंट में भी पढ़ लिया था। तो वाटर सीमेंट रेशियो इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर बट नॉट ओनली वन इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। यानी कुछ इंपॉर्टेंट तो है ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही कारण नहीं है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ इन्फ्लुएंस होती है। और भी कारण है, जैसे एग्रीगेट के हमने पढ़े थे, ठीक है। एंगुलर एग्रीगेट पढ़ा था हमने, राउंडेड पढ़ा था, फ्लैगी एलोंगेटेड, तो वो सब चीजें भी अफेक्ट करती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द पोरोसिटी ऑफ द हार्डन सीमेंट पेस्ट। यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो जब वाटर बाद में इवेपोरेट होएगा तो वो अपनी जगह खाली छोड़ देगा। खाली जगह यानी कि पोरस स्ट्रक्चर मिलेगा, तो पोरोसिटी के लिए जिम्मेदार है। वाटर सीमेंट रेशियो होता क्या, मैंने आपको बताया था कि जो सीमेंट है वो हमेशा कैसे मेजर किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ वेट। और जो पानी है वो कैसे मेजर किया जाएगा? चाहे वेट या वॉल्यूम, पर जनरली हम लोग पानी को मेजर करते हैं वॉल्यूम में। तो जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो रेशियो किसका होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर मास ऑफ वाटर या फ्री वाटर, मास ऑफ फ्री वाटर टू द mass of cement. It is defined as the mass of free water excluding that absorbed by the aggregate. aggregate के अंदर जो पानी है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। To that of cement in a mix is the major factor that controls the strength and many other properties of concrete. अब देखो एग्रीगेट जो है ना, आपको जो काम में लेना है वो कैसा होना चाहिए? सरफेस ड्राई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरफेस ड्राई एग्रीगेट होना चाहिए। अब ये सरफेस ड्राई एग्रीगेट का मतलब क्या है? कि जो उसकी वॉइड्स है वो तो सैचुरेटेड हो, लेकिन वो जो है उसका सरफेस ऊपर से क्या होना चाहिए? वो सूखा होना चाहिए। अगर ऊपर से गीला होगा यानी कि उसके सरफेस के ऊपर पानी होगा तो उससे अपना वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो वाटर उसके वर्ड्स के अंदर है यानी कि जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है, उससे अपने वाटर सीमेंट रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ता। तो कभी आपसे पूछ ले तो आपको कैसा एग्रीगेट रखना है? तो एग्रीगेट रखना है सरफेस ड्राई सैचुरेटेड एग्रीगेट काम में लेना है। कैसा? सरफेस ड्राई सैचुरेटेड एग्रीगेट काम में लेना है। सरफेस ड्राई इसलिए क्योंकि अगर पानी होगा तो उससे आपके वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एब्जॉर्ब्ड वाटर या जो वॉइड्स के अंदर है उससे आपके वाटर सीमेंट रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली वाटर सीमेंट रेशियो जो रेंज होती है 0.35 से 0.65 होती है फॉर कॉन्क्रीट, बट केमिकल रिएक्शन के लिए कितना रिक्वायरमेंट? 23%। अपन बात कर चुके थे सीमेंट के अंदर ये चीज़, हाइड्रेशन के लिए 23% चाहिए। अब्राहम्स लॉ ने क्या बोला था? अब्राहम्स लॉ ने बोला था, वहां पे भी अपन पढ़ा था सीमेंट में, फिर देख लेते हैं। It said that compressive strength of hardened concrete is inversely proportional to the water cement
रेशियो यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट या सीमेंट की, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो, प्रोवाइडेड द मिक्स इज ऑफ वर्केबल कंसिस्टेंसी। मिक्स कैसा होना चाहिए? वर्केबल कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पानी बिल्कुल है ही नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या आएगी? बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए? वर्केबल, या फिर हम कह सकते हैं वो कैसा होना चाहिए? वर्केबल कॉन्क्रीट होना चाहिए। When वाटर सीमेंट रेशियो इज डिक्रीज टू लेस देन 0.4, अब ये जो 0.4 है, अब क्या होगा कि ये जो होगा वर्केबल ही नहीं होगा। अब ये मिक्स वर्केबल नहीं होगा तो इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं आएगी, तो इम्प्रॉपर कंसिस्टेंसी होगा। इम्प्रॉपर, इसकी वजह से जो सीमेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कॉन्क्रीट जो मिलेगा वो हनीकॉम्ब यानी कि ऐसा कॉन्क्रीट जिसके अंदर बीच में वॉइड स्पेसेस ज़्यादा है, तो ऐसा कॉन्क्रीट मिलेगा हनीकॉम्ब, यानी कि पोरस मिलेगा। और ये वाला जो होता है वो अपना क्या होता है? खराब होता है, क्या बैड कॉन्क्रीट कह सकते हैं या डिफेक्ट ऑफ कॉन्क्रीट कह सकते हैं। तो इसकी वजह से अपना क्या होगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम मिलेगी और स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ठीक है। एट लो वाटर सीमेंट रेशियो परमेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। जैसे वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा परमेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, बट परमेबिलिटी कम होगी जब वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो कम रखने के कई फायदे, एक तो स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है, दूसरा अपने को परमेबिलिटी भी कम मिलता है। ठीक है, अब ये अब हमने ग्राफ पढ़ा था सीमेंट के टाइम भी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समय के साथ साथ क्या होती है? सॉरी, समय नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होने के साथ साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर फुली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट मिलेगा अपने को। अब यहाँ पर वाइब्रेशन, अगर इसका वाइब्रेशन कराया जाए, पानी कम है वाइब्रेशन होएगा। ठीक है, जब ये मशीन से है, यहाँ पे मशीन से जितना वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा उतना वाइब्रेशन ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पर हमने जो है वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा दिया, तो यहाँ जो कॉम्पैक्शन होगा वो वाइब्रेशन से नहीं होगा, तो मतलब वाइब्रेशन हो सकता है बट हैंड वाइब्रेशन यानी कि हैंड कॉम्पैक्शन होगा। यहाँ पर किससे होगा? मशीन कॉम्पैक्शन होगा, तो ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो होंगे कंप्लीटली कॉम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि सॉइल में हमने क्या पढ़ा था? एक सफिशिएंट वाटर कंटेंट चाहिए फुली कॉम्पैक्शन के लिए, तो वो कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होने के साथ साथ अब्राम्स लॉ ने क्या बोला था? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, बस। अब उसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ वाले टॉपिक में आ जाते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह फाइंड आउट करनी है। Quality or grade of concrete is designated in terms of a numbers which denotes its characteristic compressive strength। जैसे हमने देखा था M20 क्या था? ये तो थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये क्या शो कर रहा था? मिक्स। और ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी थी? 20 MPa आफ्टर 28 डेज ऑफ क्योरिंग। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कॉन्क्रीट में जो टेस्ट करते हैं हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, उसके क्यूब की साइज क्या होती है? 150 mm, जबकि हमने सीमेंट में पढ़ा था 7.06 सेंटीमीटर का क्यूब या फिर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का फेस एरिया। ये हमने पढ़ा था किसमें? सीमेंट में। लेकिन यहाँ पर कॉन्क्रीट में वो क्यूब कितना हो जाएगा? 150 mm का, यानी कि जो क्यूब वहाँ पे 70 mm का था, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 150 mm का हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? हमने कल भी देखा था, फिर देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, यानी कि जहाँ पर 5% से ज़्यादा रिजल्ट फेल नहीं होते वो अपने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मानी जाती है। यानी कि सिर्फ 5% रिजल्ट जो होंगे इस वैल्यू से कम आएंगे, बाकी सारे क्या आएंगे? 95% इससे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसका और टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ का क्या रेशियो होता है? तो जो होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है 10% ऑफ, यानी कि लगभग 1/10 to 1/20 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। बेंडिंग में लगभग 15% आती है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की लगभग 15% होगी। और जो शियर होती है वो लगभग 20%, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉन्क्रीट इज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म होगा, कॉन्क्रीट जो होगा कंप्रेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद में शियर में, और उसके बाद में फ्लेक्सर में, और उसके बाद फ्लेक्सर स्पेलिंग गलत है, उसके बाद अपने टेंशन में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेशन में, उसके बाद शियर, फिर ये बेंडिंग में, या फिर उसके बाद टेंशन में। तो ये आपको ध्यान रखना। कई बार पूछा, शियर होती है लगभग 20%, फ्लेक्सर होती है लगभग 15%, और जो टेंशन होती है लगभग 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक कर्व बनाया हुआ है, ये देखो, ये जो लाल लाइन है वो है FCK, यानी कि ये जब टेस्ट करें इन्होंने 100 नंबर ऑफ सैंपल्स लिए। कितने लिए? 100 नंबर ऑफ सैंपल्स लिए। इन 100 नंबर ऑफ सैंपल्स का जब इन्होंने रिजल्ट देखा तो सिर्फ 5% रिजल्ट इससे नीचे थे, बाकी सब क्या थे? इधर थे। 95% तो इधर थे, 5% इस रेड लाइन से लेफ्ट में थे, 95% राइट साइड में थे।
तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और वो जो होता है मीन स्ट्रेंथ जो होता है FM जो आता है, वैसे आप लोग इसमें पढ़ चुके हैं, किसमें, अपने RCC में। FM इक्वल मीन या टारगेट स्ट्रेंथ जो होती है वो होता है FCP प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी, वैसे पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर रिवीजन हो गया आपका। अब हम लोग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट। अब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, अब ये जो होता है ये हार्डन्ड कॉन्क्रीट पे, यानी कि फ्रेश या ग्रीन कॉन्क्रीट पे ना होके ये किस पे होगा, हार्डन्ड कॉन्क्रीट पे। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट आर रिलेटेड विथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि ये जो होता है टेंशन में और शियर में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, तो इसलिए इसका जो यूज लेते हैं हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन में लेते हैं, तो इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए हम लोग जो स्पेसमैन लेते हैं उसका शेप कैसा होना चाहिए, इट कैन बी क्यूबिकल, सिलेंड्रिकल और प्रिज्मोइडल स्पेसमैन। कैसा हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है या प्रिज्मोइडल हो सकता है, ठीक है। अगर नॉमिनल साइज इनकी जो एग्रीगेट है, अगर उसकी साइज है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट अगर 20 mm से ज़्यादा है तो हमको 150 mm का क्यूब लेना है। और अगर वो जो है वो 150 वो जो है मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm से कम है तो हमें 100 mm का क्यूब लेना है। यानी कि कॉन्क्रीट जो स्ट्रेंथ है वो 150 mm और 100 mm क्यूब दोनों पे की जा सकती है। लेकिन आपको अगर पूछा जाए ऐसा एग्रीगेट के साइज कुछ भी ना देखे, अगर सिंपल पूछा जाए तो किस पे करना है आपको, 150 mm वाला करेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल दे कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 20 mm तो आपको क्या करना है, 100 mm वाला क्यूब यूज में लेना। और अगर सिलेंडर होगा, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होगा, तो उसका हाइट टू डायमीटर रेशियो होगा 2:1। हाइट टू डायमीटर रेशियो 2:1, यानी कि हाइट जो होगी 300 mm 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm, और 15 सेंटीमीटर यानी कि डायमीटर जो होगा 150 mm होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो मोल्ड होगा उसके अंदर आप जो कंक्रीट भरोगे वो लेयर बाय लेयर भरोगे, ऐसे तो है नहीं कि एकदम पूरा भर दिया। तो कंक्रीट टू बी टेस्टेड इज फिल्ड इन द स्पेसिमेन इन द लेयर ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि 3 लेयर होगा 50-50 mm के, 50-50 mm की 3 लेयर होगा। एंड ईच लेयर इज प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड, ईच लेयर को आपको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करना है, यानी कि टैंपिंग करना है। अब जब टैंपिंग करोगे, वो जो टैंपिंग करोगे वो जो होगी बार होगा उसका जो है 16 mm तो डाया होगा, 600 mm लंबी होती है और 35 टाइम्स आपको टैंपिंग करना है, यानी कि एक लेयर 35 टाइम्स आपको टैंपिंग करना है। उसका जो डायमीटर है, जो बार है उसका डायमीटर है 16 mm और लेंथ जो है 600 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर है। और फिर उसके बाद आपको उसको किस में रखना है, एक बार आपको वो मोल्ड में भर दिया, उसके बाद आपको 24 घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ना है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस टाइम कितनी होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए। और टेम्परेचर जो है 27 ±5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब 24 घंटे बाद आप उसको मोल्ड को निकालोगे, उसमें से स्पेसिमेन को मोल्ड में से निकालोगे और उसको पानी के अंदर डाल दोगे, कहाँ पे, इमर्स्ड इन वाटर फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन। अब सफिशिएंट ड्यूरेशन का मतलब क्या है, अगर आपको 3 दिन बाद स्ट्रेंथ चाहिए तो 3 दिन का, 7 दिन बाद चाहिए तो 7 दिन बाद निकाल लो, और 28 डेज बाद चाहिए तो 28 डेज बाद उसको पानी में से निकाल लो, ठीक है। अब उस मोल्ड को निकालने के बाद आपको कहाँ पुट करना है, सीटीएम या यूटीएम। ये हम लोग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन यूटीएम वगैरह हम लोग सीमेंट वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि कैसे करते हैं, ड्यू टू रेस्ट्रेनिंग। अब क्या होगा कि जो कंक्रीट होता है उसके अंदर रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट्स आते हैं। अब ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट्स क्या होता है, ये होता है कि सरफेस जो होगा, जिस सरफेस पे लोड लग रहा है उस सरफेस पे जो होगा कुछ अलग आएगा स्ट्रेसेस, और जो दूसरा सरफेस है जिस पे लोड नहीं आ रहा है, यानी कि एक तरफ तो ऐसे जो है सरफेस टच है उस पे अलग इफेक्ट्स आएंगे, और जो एक वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फेसेस पे अलग अलग स्ट्रेस आएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट्स। अब ये सब एकदम बराबर आए उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टील प्लेट्स यूज में लेते हैं ऊपर और नीचे मशीन के बीच में। जैसे आप देखो ये मशीन दिख रही है आपको, तो ये जो मशीन में यहाँ है, ये जो मोल्ड है ऐसा 150 mm का क्यूब जो है, ये तो मोल्ड हो गया, ये स्पेसिमेन हो गया। ये जब यहाँ पे रखा है स्पेसिमेन, तब इसके ऊपर और नीचे आपने क्या यूज करा है, स्टील प्लेट्स यूज करी है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब स्टील प्लेट और उस पे कंक्रीट क्यूब पे जब लोड बढ़ाएंगे तो दोनों पे स्ट्रेसेस आएंगे, लेकिन जो स्ट्रेसेस आने की जो स्ट्रेन आएगा यानी कि डिफॉर्मेशन जो आएगा वो कंक्रीट पे ज़्यादा आएगा एज कंपेरिजन टू स्टील, क्योंकि स्टील जो होता है ज़्यादा मजबूत होता है इन कंपेरिजन ऑफ कंक्रीट कंप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्यूबिकल स्पेसिमेन या सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन,
तो क्यूबिकल स्पेसिमेन जो होता है उसके अंदर जो रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट्स होते हैं वो थ्रू आउट होते हैं, इनकी पूरी पूरी बॉडी पे आएंगे, ठीक है। लेकिन जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होंगे उसमें कहाँ आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एंड्स पे आएंगे। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन में ओनली एट द एंड्स इन सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, जबकि अपने जो क्यूबिकल स्पेसिमेन है उसमें थ्रू आउट आते हैं कौन से, रेशनिंग इफेक्ट्स। इस कारण से जो अपना सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होगा उसकी स्ट्रेंथ कम क्यों आती है, क्योंकि जो रेशनिंग इफेक्ट्स होते हैं उसमें सिर्फ एंड्स तक आते हैं, पूरे पे नहीं आते। और वो होती कितनी है, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन की जो स्ट्रेंथ होती है 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ होती है। सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट अगर आपसे कोई पूछे तो 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ, या फिर क्यूब स्ट्रेंथ जो होती है वो 1.25 टाइम्स ऑफ एफ सिलेंडर, यानी कि 1.25 गुना ज़्यादा होती है, यानी कि क्यूब एफ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर स्ट्रेंथ की 1.25 टाइम्स ज़्यादा हो 1.25 टाइम्स ज़्यादा होता है। यानी कि मान लो सिलेंडर की आपके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 आई MPa, तो आपके क्यूब स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 125 MPa, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। द शेप ऑफ क्यूबिकल स्पेसिमेन जो होता है उसका शेप बिल्डिंग जैसा होता है। क्यूबिकल स्पेसिमेन का शेप बिल्डिंग में कंपोनेंट जो लगे जनरली वैसे शेप होता है, लेकिन जो लोडिंग कंडीशन आती है वो सिलेंड्रिकल कंडीशन बनती है। यानी कि जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन पे जिस हिसाब से लोड आता है एक्चुअल में बिल्डिंग पे उसी हिसाब से लोड आता है, लेकिन जो आपका जो क्या कहते हैं शेप ऑफ द बिल्डिंग है वो जनरली कैसा होता है, क्यूबिकल स्पेसिमेन जैसा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये लोड आप इंक्रीज कर रहे हो धीमे धीमे, उस लोड को इंक्रीज करते टाइम जो रेट ऑफ लोडिंग होगी वो होगी आपकी 14 MPa पर मिनट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है ये पॉइंट, रेट ऑफ लोडिंग जो है 14 MPa पर मिनट, ठीक है। धीमे धीमे बढ़ाना, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं बढ़ाना। और फिर जिस लोड में फेल हो जाए वो लोड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या हो जाएगा आपका FCK, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, लोड अपॉन एरिया। और मान लो 3 स्पेसिमेन है तो तीनों का जो एवरेज होगा, अब वो मिनिमम 3 तो लेना ही है, 3 दिन के लिए 3, 7 दिन के लिए भी 3 और 28 दिन के लिए भी 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेसिमेन अगर आपको 3, 7 और 28 डेज तीनों के लिए चाहिए तो 9 स्पेसिमेन हो जाएंगे। आपको हमेशा एवरेज लेना है, कोई एक स्पेसिमेन एक सैंपल नहीं लेना है। आपको अगर 3 दिन के लिए करना है तो भी मिनिमम 3 नंबर ऑफ सैंपल्स तो आपको लेने ही है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब एक चीज आप ध्यान रखो कि टेंशन के लिए कंक्रीट में कोई ऐसा डायरेक्ट टेस्ट है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट। अब इनडायरेक्ट टेस्ट करेंगे तो उसके लिए जो मोल्ड है उसकी साइज क्या होती है, ये देखो ये क्यूबॉइडल शेप का है, कैसा है क्यूबॉइडल शेप का है। क्यूबॉइडल शेप यानी कि 150 mm उसका ऐसा है, 150 mm विड्थ होगी, 150 mm हाइट होगी और 700 mm उसकी लेंथ होगी। 150 mm इंटू 150 mm इंटू 700 mm उसका वॉल्यूम होगा। और उसमें इसमें भी टैंपिंग करना है, ठीक है, वही 35 टाइम्स। और टैंपिंग जो करेंगे उसके बार का वेट होगा 2 kg, लेंथ होगी 400 mm, उसमें था 600 mm, और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 25 mm स्क्वायर, और वहाँ पर क्या था 16 mm डाया का था, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है ना। वैसे कभी पूछते नहीं है, लेकिन बाई चांस पूछ भी ले तो आपको ध्यान रखना है कि जो टैंपिंग के लिए रॉड काम में ली जाती है या जो बार काम में लिया जाता है उसके डायमेंशंस या उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, चाहे टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछे चाहे आपसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछे, आपको ध्यान रखना है। फिर देखो अब ये जो स्पेसिमेन है इसमें देखो कैसे करा जाता है। ये जैसे देखो ये आपका स्पेसिमेन है, इसका ये 35 mm सॉरी 150 mm हाइट है, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो टोटल कितनी है आपकी 700 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक 700 mm जो है इसकी लेंथ है, ठीक है। अब इसको जो है रखा जाता है 2 सपोर्ट के ऊपर रखा जाता है, एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये जो सपोर्ट्स हैं इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है 600 mm। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंटर से सेंटर सपोर्ट्स की डिस्टेंस जो होती है 600 mm। और ये जो सपोर्ट्स हैं ये जो होते हैं 38 mm डाया के ऊपर, कितना होता है 38 mm इनका डाया होता है। फिर इनके ऊपर हम लोग लोड लगाते हैं। अब लोड क्या होगा, या तो ये सेंटर में रखेंगे या इसको बोलते हैं 3 पॉइंट लोडिंग, ठीक है। तो हम लोग या तो 2 जगह लगाएंगे, तब जब ऐसे 2 जगह लगाएंगे तब हर बीच में यहाँ पर हर जगह क्या, ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये हर बार क्या रहेगी 200 mm, ये भी 200 mm, ये भी 200 mm और ये भी 200 mm रहेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है।
3 पॉइंट और 4 पॉइंट टेस्ट है, ठीक है। अब ये जो ऊपर लोडिंग लगेगी जिससे इसका भी क्या होता है 38 mm ही डाया होता है। तो सपोर्ट्स और लोडिंग वाले सबका 38 mm डाया होता है। जो सपोर्ट्स होंगे नीचे वाले 600 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी, और जो लोड ऊपर से जिससे लोड आएगा वो रोलर्स होंगे वो 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में होगी, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो तीन, अगर ये मान लो 3D है, अगर ये डिस्टेंस इनकी सेंटर टू सेंटर जो है अगर 3D है तो ये D हो जाएगा, ये भी D हो जाएगा और ये भी D हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अब स्पेसिमेन क्या लिखा देखो, स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन 38 mm diameter rollers with center to center distance of 600 mm. Then load is applied through two similar rollers mounted at the third point that is 200 mm center to center spacing. इसलिए इसको बोलते हैं 3 पॉइंट लोडिंग। रेट ऑफ जो लोडिंग है यहाँ पर 0.7 MPa पर मिनट है, वहाँ पर थी कंप्रेशन में 14 MPa पर मिनट, लेकिन यहाँ पर है वो 0.7 MPa पर मिनट, लगभग 20 गुना कम है। कितनी कम है? 20 गुना कम है, ठीक है। अब फिर उसके बाद उसमें तो डायरेक्ट आता था, क्या आता था, लोड अपॉन एरिया आ जाती थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पर लोड अपॉन एरिया से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको मॉड्यूलस ऑफ रप्चर मिलेगा। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कैसे निकालोगे? फॉर्मूला है PL अपॉन BD स्क्वायर, PL अपॉन में BD स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब लेना है जब आपका A जो है ग्रेटर देन 200 mm है, या फिर जो सेकेंड फॉर्मूला वो आपको लेना 3PA अपॉन BD स्क्वायर जब A लेस देन 200 है। अब इसका मतलब क्या है? A का मतलब ये है, ये जो सैंपल है एक तो यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूट सकता है। अगर इसने सैंपल जो है यहाँ से टूटेगा तो ये है A लेस देन 200 mm वाला केस है, और ये अगर बाहर से टूटा तो ये ग्रेटर देन 200 mm वाला केस है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट ये वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा। एक्चुअली ये है 3 पॉइंट, है ना, ऐसे होता है टेस्ट, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट वाला है ये भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो 3 पॉइंट बोला जाता है इसको बोला जाता है, ये जो दो रोलर। तो अगर ये बीच में से यहाँ से कहीं से सैंपल टूट गया, जो क्रैक्स आए यहाँ से कहीं से आएंगे तो लेस देन 200 mm है, लेकिन ये बाहर कहीं से टूटा तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 200 mm। तो अगर अंदर से टूटेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सपोर्ट से पहले टूट जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा PL अपॉन BD स्क्वायर, और अगर ये बाहर से टूटा यानी कि यहाँ से टूटा तो फॉर्मूला आपको लेना है 3PL अपॉन में BD स्क्वायर, ठीक है। अब L तो आपको पता है ये टोटल लेंथ हो जाएगा, और ठीक है, और D और D क्या हो जाएगा? उसका विड्थ और डेप्थ, ठीक है, और L हो जाएगा लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, और P जो है लोड आप उस टाइम जो अप्लाई करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर PL नहीं PA हो जाएगा, 3PA अपॉन में BD स्क्वायर, PL अपॉन BD स्क्वायर और 3PA अपॉन में BD स्क्वायर। A की वैल्यू आपको ध्यान रखना। अगर ये जो सैंपल था आपने 150 वाला जो सैंपल लिया, 150 इंटू 150 इंटू 700 mm वाला, ये कब एप्लीकेबल है? जब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट ग्रेटर देन 20 mm है। अगर 20 mm से छोटा होगा एग्रीगेट तो आपको सैंपल लेना वो 100 इंटू 100 इंटू 500 mm का लेना है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए सिंपल कि टेंसाइल टेस्ट के लिए कोई सैंपल कैसा लेता है, तो आपको ये याद करना 150 इंटू 150 इंटू 700 mm। लेकिन स्पेशल केस में वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है लेस देन 20 mm है, तब आप कौन सा सैंपल लोगे? तब आप ये वाला लोगे 100 इंटू 100 इंटू 500 mm वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब कौन सा टेस्ट देखते हैं? स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं? ये जो टेस्ट है इसकी खासियत क्या है कि सेम सैंपल, एक ही सैंपल पे आप कंप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हो और आप टेंशन टेस्ट भी कर सकते हो। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की खासियत क्या है? सेम सैंपल पे टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कर सकते हो। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें वही सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन कैसा जो इसमें आपने लिया था 150 mm डाया लिया था कंप्रेशन वाला, और 300 mm हाइट ली थी, वो सेम सैंपल आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन हु इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, देखो उसमें आपने ये जो था इसको आपने ऐसे वर्टिकली पुट करा था ऐसे, लेकिन यहाँ पर आपको इसको क्या है? सुला देना है। वो जो सैंपल है इसको यहाँ पर आपको सुला देना है और वहां पर आपको इसको खड़ा रखना है। तो उस पर ठीक है, सेम यूपीएम में या सीपीएम में करना है आपको। अब ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड up to a certain depth below the load that is 1/6 of depth while remaining portion experiences tensile stress। इसका मतलब क्या है? ये मान लो ये जो सैंपल है आपका ऐसा है, ठीक है, तो ये जो है ये इसका डाया है, तो ये जो होगा इसके ऊपर यहाँ तक तो क्या डेवलप होगा? यानी कि ये जो है इससे नीचे नीचे आपका क्या डेवलप होगा? ऐसे,
यानी कि जो राइट साइड में बनाया है वो है आपका कंप्रेशन, और बाकी पे क्या है, टेंशन आ रहा है, बाकी पोर्शन पे क्या आ रहा है, टेंशन। और ये जो है ये कितना है, 1/6 ऑफ डाया, 1/6 टाइम ऑफ डी, यानी कि 1/6 पोर्शन पे जहाँ पर आप लोड लगा रहे हो उससे 1/6 पोर्शन तक तो आपका क्या आएगा, कंप्रेशन, और उसके बाद क्या आएगा, टेंशन। यानी कि यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ एंड्स पे यहाँ पर आएगा कंप्रेशन, और बाकी सेंटर में क्या आएगा, टेंशन आएगा। आप खुद सोच के देखो, अगर मैं किसी चीज को ऊपर नीचे दबा रहा हूँ तो सिर्फ किनारों पे क्या आएगा, कंप्रेशन लगेगा, बाकी पूरे पे उस पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए डिस्प्ले टेंशन स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। अब एडवांटेज क्या है, इज द सेम स्पेसिमेन एंड apparatus कैन बी यूज्ड टू फाइंड बोथ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैं बता चुका हूँ। और ये जो टेस्ट है इसकी वजह से यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है पूरे सेक्शन पे। क्या होती है, यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है पूरे सेक्शन पे। बट इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि ये जो स्ट्रेंथ देता है 10 से 15% ज़्यादा देता है, वैल्यू जो आएगी इस टेस्ट से 10 से 15% ज़्यादा आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो है उससे अपना जो इनडायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट था उससे थोड़ा बेटर रिजल्ट्स देता है। रेट ऑफ लोडिंग इसमें जो होगी 2 MPa पर मिनट होगी। तो तीनों की रेट ऑफ लोडिंग कंप्रेशन में आपको 14 MPa पर मिनट, और आपको जो टेंशन में था 0.7 MPa पर मिनट, और यहाँ पर आपको करना है 2 MPa पर मिनट। आपको ये ध्यान रखना है। तो ये था आपके तीनों टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेशन स्ट्रेंथ और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, तब कॉन्क्रीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वर्केबिलिटी अगर मैं आज के लेक्चर में लूँगा तो लेक्चर लगभग 1.5 घंटे के आसपास पहुँच जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा लेक्चर बनाया है कंप्रेशन स्ट्रेंथ तक का, ठीक है। तो स्ट्रेंथ वाला चैप्टर आपने कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.